टुडे विल टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। तो आज के चैप्टर को बिगिन करने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे रिगार्डिंग द लायबिलिटीज़। मैंने दोस्तों प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि सर जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ होती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, बेसिकली हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, हम उनको क्या करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो थोड़ा सा वहीं से डिस्कशन। सी दिस इज द फर्म, ठीक है। अब देखो बिजनेस में कुछ पार्टीज हैं, एक सप्लायर, एक वाइफ का लोन, एक बैंक का लोन और एक हमारे पार्टनर का लोन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, कि सर सप्लायर ने बिजनेस को गुड्स क्या किया, क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किया, ठीक। पार्टनर की वाइफ ने क्या किया, फर्म को लोन दिया। पार्टनर ने नहीं लोन दिया, किसने दिया, पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया। फर्म ने बैंक से भी क्या किया, लोन लिया हुआ है, और पार्टनर ने भी क्या किया, और कैपिटल के साथ साथ फर्म को लोन दिया हुआ है। ये चार लोग हैं अलग अलग। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू विल अंडरस्टैंड। सर पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने सर सप्लायर से गुड्स उधार पे लिया, तो सप्लायर क्या बन गया, दिस सप्लायर विल बिकम क्रेडिटर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस सप्लायर विल बिकम क्रेडिटर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस ने पार्टनर की वाइफ से लोन लिया, तो शी विल ऑल्सो एंजॉय द स्टेटस ऑफ द क्रेडिटर एज इन केस ऑफ सप्लायर। तो ये भी क्या हो जाएंगी, जो पार्टनर की वाइफ है ये भी क्या होंगी, ये बिजनेस के लिए क्रेडिटर का स्टेटस एंजॉय करना जाएंगे। पार्टनर ओनर अलग है, पार्टनर अलग है, और पार्टनर की वाइफ अलग इंडिविजुअल है, ये समझ लीजिएगा। आप पार्टनर की वाइफ और पार्टनर को एक मत मानिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया, तो शी विल ऑल्सो एंजॉय द स्टेटस ऑफ द क्रेडिटर। बैंक ने भी बिजनेस को लोन दिया, तो बैंक विल ऑल्सो एंजॉय द स्टेटस ऑफ द क्रेडिटर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी है, पार्टनर का लोन। तुम अभी तक पढ़ते चले आए हो कि सर वॉट एवर अमाउंट बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस दैट इज नोन एज कैपिटल। पढ़ा है ना तुमने, बिल्कुल तुमने पढ़ा हुआ है कि हर वो अमाउंट जिसका इन्वेस्टमेंट किसने किया, ओनर ने किया। किसने किया, बिजनेस ने किया। ओनर ने पैसा किसमें लगाया, बिजनेस में लगाया। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे सर पार्टनर का लोन नाम की एक चीज अराइज करी ना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर लोन, वी विल अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे पार्टनर का लोन क्या है, देखो एक सिचुएशन देखते हैं। ये बिजनेस है, यहाँ फर्म है ना। ओनर ने क्या किया, मैंने कॉन्सेप्ट तुमसे पहले डिस्कस भी किया, तुमको फिर से बताता हूँ। ओनर ने क्या किया, बिजनेस में कैपिटल लगाया, हाँ। ओनर ने क्या किया, बिजनेस में कैपिटल लगाया। अब अगर कैपिटल लगाया तो जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा, तो फर्म प्रॉफिट का एक शेयर किसको देगी, ओनर को देगी, शेयर इन प्रॉफिट। लॉस अगर होता है फर्म को, है ना, लॉस अगर होता है तो लॉस में भी पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, ओनर को क्या करना पड़ेगा, ओनर को शेयर लेना पड़ेगा। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में ओनर को शेयर मिलेगा। तो लॉस होता है तो लॉस में भी शेयर, लॉस में शेयर मिलना तो तय है, ये तो कंपल्सरी है कि मिलेगा मिलेगा, लॉस में शेयर पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट में शेयर मिल जाए जरूरी नहीं है, हो सकता है प्रॉफिट फर्म रिटेन करके अपने पास ही रख ले, रिटेन इन द बिजनेस। अगर बिजनेस का फ्यूचर का प्लान है, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, मॉडर्नाइजेशन का, तो फर्म क्या करे, फर्म प्रॉफिट रिटेन कर ले अपने पास। क्या बांटो नहीं भैया, तुम शेयर ना लो, हम प्रॉफिट को रखते हैं अपने पास और क्या करेंगे, इसको फ्यूचर में यूज करेंगे। तभी तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पे आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आता है ना। तो वो जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो क्या है, वो ऐसा प्रॉफिट है जो फर्म ने अर्न तो किया हुआ है, ठीक है, लेकिन पार्टनर्स को दिया नहीं। अगर वो पार्टनर को दे दिया होता फर्म ने तो फर्म में शो होता नहीं। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आता है पीएल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका मतलब क्या, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो फर्म ने अपने पास रिटेन करके रखा हुआ है। तो अगर ओनर क्या करता है, फर्म को कैपिटल देता है तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलता है, लेकिन कंफर्म नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता ना मिले, फर्म रख ले प्रॉफिट में शेयर। और लॉस अगर हुआ तो लॉस में शेयर इसको लेना पड़ेगा, इसका कैपिटल लॉस की वजह से क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो जब कभी फर्म को एडिशनल फंड की जरूरत होती है, जब कभी फर्म को क्या होती है,
जब कभी भी फर्म को एडिशनल फंड की ज़रूरत होती है तो यहाँ तो ओनर क्या करे, ओनर फर्म को एडिशनल फंड प्रोवाइड करे बाय वे ऑफ कैपिटल। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, ओनर क्या करता है, ओनर फर्म को एडिशनल फंड प्रोवाइड तो करता है लेकिन नॉट बाय वे ऑफ कैपिटल बट बाय वे ऑफ लोन। कहता भाई पार्टनर लोन, मेरे से कैपिटल ना लो, मेरे से तुम क्या ले लो, लोन ले लो, है ना। हम एडिशनल फंड तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन कैपिटल के माध्यम से नहीं, किस माध्यम से, लोन के माध्यम से। तो लोन के माध्यम से क्यों, क्योंकि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है ना तो इस लोन पे इंटरेस्ट का रीपेमेंट, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है, मैं यहां लिख दे रहा हूं इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट जो ना इस लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट वो तय है कि मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म इस लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी करेगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, इससे मतलब नहीं, इंटरेस्ट मिलना तय है। सर कैपिटल लगाने के बाद प्रॉफिट में शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, लॉस में शेयर मिलना ही मिलना ये कंफर्म है। ठीक है, लेकिन लोन देने के बाद पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कंफर्म है, ये कंफर्म होता है कि इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कई बार पार्टनर क्या करता है, कई बार पार्टनर फर्म को जो एडिशनल फंड चाहिए होता है वो एडिशनल फंड प्रोवाइड तो करता है बट नॉट बाय वे ऑफ कैपिटल। कहता भाई, पार्टनर कहता है फर्म से कि तुम बैंक से लोन लोगे, आउटसाइडर से लोन लोगे तो तुमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोन आउटसाइडर से ना लेके, इन लोगों से लोन ना लेके, ठीक है, आप लोन क्या करो, आप लोन मेरे से ले लो, जो इंटरेस्ट का पेमेंट इन लोगों को करोगे वो इंटरेस्ट पेमेंट क्या करोगे आप मुझे कर देना। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है। पार्टनर लोन क्यों देता है, फर्म को लोन क्यों देता है, अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, पार्टनर फर्म को लोन क्यों देता है, क्योंकि लोन देके उसको इंटरेस्ट का पेमेंट होना कंफर्म है, वो ज़्यादा सेफर साइड पे है। ठीक है, लेकिन जब फर्म वाइंड अप होती है, अगर फर्म वाइंड अप हो रही है, ठीक है, तो कैपिटल का रीपेमेंट एकदम लास्ट में होता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जो कैपिटल का रीपेमेंट होता कब होगा, बिल्कुल लास्ट में होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट। व्हाट अबाउट पार्टनर का लोन, सर फर्म पार्टनर का लोन, ठीक है, का पेमेंट तभी करेगी, ये जो कैपिटल है यही हमारी मेन इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, पार्टनर सर कैपिटल का रीपेमेंट कब करेगी, वाइंडिंग अप टाइम पे, बिल्कुल अंत में, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद, असेट को बेचा, असेट को बेच के जो पैसा है उससे हमने क्या किया, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट किया, सारी की सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जो बचेगा उससे पार्टनर्स का कैपिटल रिफंड होगा। ये तो पक्की बात है। अगर वो शॉर्टफॉल अराइज करती है तो पार्टनर को अपने घर से पैसा लेके आना ही पड़ेगा। तूने पार्टनरशिप में पढ़ा है दैट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। तो पार्टनरशिप फर्म होती है वहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ही यही है कि अगर फर्म को सर रीपेमेंट करने समय कैश खत्म हो जाता है, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए कैश की शॉर्टफॉल हो जाती है, तो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, अपने घर से पैसा लेके आना पड़ेगा फर्म की लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से देखना, ये इसका रीपेमेंट तो बिल्कुल अंत में होगा। नाउ जब फर्म वाइंड अप हो रही है तो पार्टनर क्या जाएगा, पार्टनर जाएगा उसका लोन का पेमेंट सबसे पहले मिल जाए, है ना, पार्टनर तो ही जाएगा उसका लोन का पेमेंट सबसे पहले मिल जाए। लेकिन लॉ ने क्या किया है, पार्टनरशिप एक्ट ने क्या किया है, उसने कहा एक हायरार्की बना दी। उन्होंने कहा कि ये हमारी क्या है, ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है, यहाँ आउटसाइड लायबिलिटीज। और आप आउटसाइड लायबिलिटीज ना कह के इनके लिए बेहतर वर्ड क्या होगा सर, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जब फर्म वाइंड अप होती है, तो फर्म वाइंड अप होती जब है तो वो सबसे पहले अपने असेट को सोल्ड करेगी, असेट को बेच के जो पैसा आएगा उस पैसे को इस्तेमाल करेगी सबसे पहले अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, यहाँ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। अब कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मैं कहूँगा पार्टनर के कैपिटल को और पार्टनर के लोन को, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो लायबिलिटीज है उनको छोड़ दीजिए, पार्टनर से रिलेटेड जो लायबिलिटीज उनको छोड़ दीजिए,
उनको छोड़ने के बाद जो बाकी लाइबिलिटीज़ है वो सारी क्या है, सारी सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ हैं। जैसे कि क्रेडिटर भी हमारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, पार्टनर की वाइफ का लोन, ठीक है, और बैंक का लोन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द आउटसाइड लाइबिलिटीज या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो सबसे पहले जब फर्म वाइंड अप होती है, असेट को बेच के पैसा आता है, उस पैसे का फर्म इस्तेमाल करेगी अपनी इन आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। और इन थर्ड पार्टीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद अगर कुछ फंड बच जाता है तो क्या होगा, तो दूसरे नंबर पे स्टेप 2 पार्टनर के लोन का रीपेमेंट, जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था उसके लोन का रीपेमेंट होगा। और स्टेप नंबर 2 पार्टनर के लोन का रीपेमेंट करने के बाद ही क्या होगा, पार्टनर के लोन का रीपेमेंट करने के बाद ही क्या होगा, इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल का रीपेमेंट हम कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ये मैंने नहीं बनाया, ये आर्बिट्रेरी रूल नहीं है, ये रूल, दिस इज द रूल व्हिच इज गिवन इन द डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया कि भाई वाइंडिंग के टाइम पे फर्म लायबिलिटीज का रीपेमेंट कैसे करेगी। अगर सर वाइंडिंग के टाइम पे पार्टनर अपना, सबसे पहला तो यही होगा, ठीक है, कि फर्म वाइंड अप हो रही तो सबसे पहले पार्टनर जाएगा भैया उसका लोन का रीपेमेंट हो जाए। लेकिन अगर उसके लोन का रीपेमेंट हो जाता है तो इन आउटसाइडर के साथ क्या होगा, सर जस्टिस नहीं होगा। जस्टिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लोन दिया, ठीक है, इन आउटसाइडर्स ने लोन दिया, लेकिन बिजनेस किसने किया, बिजनेस किया पार्टनर ने। लॉस का रीजन कौन था, लॉस का रीजन पार्टनर्स की इनएफिशिएंसी थी। तो अगर पार्टनर्स की इनएफिशिएंसी थी तो सबसे ज़्यादा यही लोग हैं जो लॉस में शेयर बियर करना चाहिए। भाई फर्म अगर डिजॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है, तो किसकी वजह से, सर कि फर्म लॉस में जा रही है इसलिए बंद हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कि अच्छा खासा चलता चलता बिजनेस, बढ़िया बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आज बिग बाजार क्या हुआ, सर बिक गया, तो रीज़न क्या था, क्या बिग बाजार बहुत प्रॉफिट में करना इसलिए बिक गया, नहीं सर नहीं, बिग बाजार कंटिन्यूस लॉस में जा रहा था, उसके लॉस पिलिंग अप काफ़ी बड़े लॉसेस हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिग बाजार की सेल हो गई, उसको रिलायंस ने परचेज कर लिया। दिस इज द रीजन एंड सेम इज द केस हो रही है कि अगर आज फर्म डिजॉल्व हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न पार्टनर है। अगर फर्म डिजॉल्व हो रही है तो उसका रीज़न कौन है, उस फर्म के डिजॉल्व होने का रीज़न पार्टनर है, ठीक है। क्योंकि फर्म के डिजॉल्व होने के रीज़न पार्टनर है, इसीलिए सर जो लॉस होगा उसमें इन्हीं को सबसे ज़्यादा शेयर बियर करना पड़ेगा। इसीलिए सर इनके लोन का रीपेमेंट बिल्कुल अंत में होगा। पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का रीपेमेंट हो गया, क्योंकि ये लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ क्या किया, फंड को, फर्म को फंड प्रोवाइड किया ताकि इनको रेगुलर बेसिस पे रिटर्न मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे। ये लोग जो हैं, ये तीन लोग, ये फर्म के लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए रीपेमेंट के टाइम पे पहले इनके लोन का रीपेमेंट होगा। इनको रीपेमेंट करने के बाद कुछ बचा तो पार्टनर के लोन का रीपेमेंट होगा। इसीलिए देखो पार्टनर क्या करता है, पार्टनर अब खुद ना लोन देके कई बार अपनी वाइफ से लोन दिलवा देता है। पार्टनर वाइफ का लोन इसीलिए आया, अराइज किया कॉन्सेप्ट, जो पार्टनर लोन का कॉन्सेप्ट इसीलिए अराइज किया। पार्टनर को पता है कि भाई अगर उसने अपनी वाइफ से लोन दिलवा दिया तो इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट तो उस पर भी मिलना, पार्टनर के लोन पर भी इंटरेस्ट मिलना है, पार्टनर की वाइफ के लोन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और पार्टनर के लोन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन रीपेमेंट पार्टनर के वाइफ के लोन का पहले होगा और पार्टनर के लोन का बाद में होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए पार्टनर वाइफ के लोन को कॉन्सेप्ट अराइज किया, पार्टनर ब्रदर, पार्टनर सिस्टर जो भी है उनका कॉन्सेप्ट अराइज किया। क्यों, क्योंकि सर इनका रीपेमेंट ये ज़्यादा सिक्योर है या सेफर साइड पे है, क्योंकि इनका रीपेमेंट क्या होता है, वाइंडिंग के टाइम पे पहले होता है और इनका रीपेमेंट क्या होता है, बाद में होता है। तो हो सकता है बाद में सर फंड क्राइसिस हो जाए, है ना। हम हमेशा मार करते पहले पा जाएं, पहले ही पा जाए, मतलब जो जितनी जल्दी पा जाएगा उसको सामान मिलने की चांसेस गारंटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। मेरी बात समझ आ रही है। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, रिगार्डिंग द आउटसाइड लायबिलिटीज। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ आ रही है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे, ठीक है। तो हमारी ये क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं। हम इन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को क्या करते हैं, आपको कौन सा समझ आएगा थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का। हम इन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को क्या करते हैं, हम इन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं और इनका वहीं पे क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। इन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद हमारी सेकंड पार्टी लायबिलिटी क्या बनी, पार्टनर का लोन। पार्टनर का लोन का रीपेमेंट हम रियलाइजेशन में नहीं करते हैं, ना तो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में शो होगा, ना तो उसका रीपेमेंट रियलाइजेशन होगा। तो उसका रीपेमेंट कहाँ होगा, इसके रीपेमेंट के लिए हम अलग से बनाते हैं पार्टनर लोन अकाउंट। अगर फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके रीपेमेंट के लिए हम अलग से कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का लोन अकाउंट। अब तुमको समझ आ रहा है सर क्यों नहीं
क्यों नहीं इसका पेमेंट आप रियलाइजेशन में करते हो, क्यों उसके लिए आप अलग से पार्टनर लोन अकाउंट बनाते हो? तो आंसर इज वेरी क्लियर एंड सिंपल। सो वी प्रिपेयर द पार्टनर लोन अकाउंट, क्यों? सेपरेटली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। We prepare the partners loan account separately after the preparation of the realization account. The reason being that sir, इन सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद ही हम पार्टनर के लोन का पेमेंट कर सकते हैं, उससे पहले हम पार्टनर के लोन का पेमेंट कर सकते नहीं हैं। इसीलिए याद रखना कि रियलाइज अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और डिसोल्यूशन हो रहा है तो रियलाइजेशन के बाद दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे? हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। लोन अकाउंट अलग से क्यों बनेगा? क्योंकि सर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद ही क्या करेंगे? पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, उससे पहले रीपेमेंट करने वाले नहीं है। और पार्टनर के लोन का रीपेमेंट करने के बाद हम फिर क्या बनाएंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के अगर सर सरप्लस कैश बचा हुआ है तो पार्टनर्स को कैपिटल को रिफंड कर लेंगे, और अगर कैश प्राइसेस है तो पार्टनर पैसा अपने घर से लेके आएंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम लास्ट में क्या बनाएंगे? हम लास्ट बनाएंगे अपना बैंक अकाउंट। लास्ट में क्या बनाएंगे? हम अपना बैंक अकाउंट बना देंगे। नाउ विल सी इलस्ट्रेशन 5 फ्रॉम डीके गोयल, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम जल्दी से इलस्ट्रेशन 5 देखेंगे डीके गोयल से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलो जल्दी से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दैट ए बी एंड सी डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एंड द पोजीशन एज एट 31 मार्च 2018 द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। फर्म में 3 पार्टनर थे, कौन कौन? ए थे, बी थे और सी थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने को सोचा कब? 31 मार्च 2018 को, ठीक है। एंड द डेट ऑफ डिसोल्यूशन हमको उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, तो हमने क्या किया? उनकी छोटी सी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर ली। बहुत बड़ी बैलेंस शीट नहीं ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक उनकी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर ली जो फर्म को डिसॉल्व करते समय बनी है। उनकी पोजीशन क्या थी? उनका क्रेडिटर था ए लोन अकाउंट, देखो देखिए ए का लोन आ गया, और कैपिटल दिया उनको, किसका किसका कैपिटल दिया? ए का, बी का और सी का, तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया। तो 2,75,000 के क्रेडिटर थे हमारे पास। ए का लोन था 30,000 रुपीज का। कैपिटल जो हमारा वो 1,50,000 और 5,000 है, ठीक है। मैंने कैपिटल को सीधा आउटर कॉलम लिख दिया, मर्जी तुम्हारी, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर राइटिंग द वैल्यू कैपिटल हम असेट साइड देखते हैं तो फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, और हमको कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है। विल ऐड द रिस्पेक्टिव फिगर। फर्नीचर कॉस्टिंग फॉर रुपीज 5,000, स्टॉक कॉस्टिंग फॉर रुपीज 1,75,000, डेटर कॉस्टिंग फॉर रुपीज 2,40,000, बीआर कॉस्टिंग फॉर रुपीज 30,000 एंड कैश कॉस्टिंग फॉर रुपीज 10,000। इनका टोटल आपका होमवर्क हो जाएगा, घर पे वो आप कर लीजिएगा आराम से। आगे बोल रहा है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5, ठीक है। वो प्रॉफिट के रेशियो शेयर कर रहे हैं 1/2, 3/10 एंड 1/5 के रेशियो में। तो भाई इनका एलसीएम कितना जाएगा? इनका एलसीएम विल बी 10, ठीक है। हम फाइंड करेंगे इनका सही रेशियो, क्योंकि सही प्रोपोर्शन में अरेंज नहीं है तो उसको सही प्रोपोर्शन में अरेंज कर लेते हैं। इनका एलसीएम विल बी 10, ठीक है। तो फाइंड करके देख लो, 10 ही आएगा एलसीएम। नाउ 5:3:2। तो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। मैंने इसको सही तरीके से अरेंज कर लिया, ठीक है। एलसीएम फाइंड करोगे 10 ही आएगा। अब देखो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन 5 आ गया, एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगेन दिस 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। नाउ सर 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना है? क्वेश्चन 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5:3:2 का, ठीक है। अब अगर हम देखें आगे, तो आगे देखो हमको क्या बता रहा है। मैं इसको वाइप करता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा एक तरह से रफ हो गया ना, हमने न्यू रेशियो को फाइंड कर लिया। आफ्टर दिस देखो हमको क्या बोल रहा है दैट 20,000 ऑफ द डेटर प्रूव बैड, ठीक है। 20,000 और डेटर प्रूव बैड। हमारे पास डेटर कितने कहते हैं? सर वी आर हैविंग डेटर वर्थ रुपीज 2,40,000, ठीक है। आउट ऑफ दैट डेटर रुपीज 2,40,000 20,000 के डेटर क्या हो गए? बैड हो गए। बैड में समझ लो ना, बैड डेप्ट हो गया, डूब गया। तो 2,40,000 के डेटर हैं, 20,000 के डेटर डूब गए। इसका मतलब पता है क्या? मैंने कहा कि मुझे तुमसे 2,40,000 रुपये चाहिए। मान लो सपोज मैं कह रहा हूँ हम फर्म में, मैंने कहा मुझे तुमसे 2,40,000 रुपये चाहिए, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि 20,000 तुम नहीं दोगे, डूब गया हो तुम, 20,000 तुम्हारा डूब गया। तो तुमने मुझे, इसका क्या है मतलब? इनडायरेक्ट मतलब है कि तुमने मुझे 2,20,000 का पेमेंट कर दिया,
है कि नहीं। तूने 2,40,000 देना था, 20,000 तूने डुबा दिया, तो तुम कितना मुझे पेमेंट किया हो, तूने मुझे 2,20,000 का पेमेंट किया हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इन्फॉर्मेशन तुमको इसी तरीके से दी हुई इनडायरेक्ट वे में कि सर डेटर बैड डेट बता रहे 20,000, इसका मतलब 2,20,000 इज रिलाइज फ्रॉम द डेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। द बिल रिसीवल वो रिलाइज इन फुल, बी आर पूरे में रिलाइज हो गया, बिल्स रिसीवल इन फुल मतलब बी आर से पूरा पैसा मिल गया, कितना मिल गया, 30,000 पूरा पूरा मिल गया, है ना। एंड द स्टॉक रिलाइज ₹1,70,000, स्टॉक कितने बिका, रिलाइज का मतलब यहाँ पे बिकने से है, स्टॉक कितने बिका, तो स्टॉक बिका हमारा 1,70,000 रुपये में। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई बी एट बुक वैल्यू, फर्नीचर कौन ले लेता है, बी ले लेता है बुक वैल्यू पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे एसेट को बिकने से रिलेटेड है, ये तो आराम से कर लोगे, लेकिन हमको ये जो पॉइंट दे दिया दैट फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू, इसका मतलब वी आर हैविंग फर्नीचर वर्थ रुपीज हाउ मच, 5,000, 5,000 का फर्नीचर था और 5,000 की वैल्यू पे फर्नीचर कौन ले जा रहा है, बी ले जा रहा है, कहता बी हमको दे दो भैया फर्नीचर। चलो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, एंड द एक्सपेंसेस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹20,000, और एक चीज और हमको दिया दैट द रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, ₹20,000 है। You know it very well about the realization expense that if nothing is mentioned regarding who will bear the realization expense, तो हम मानते हैं कि firm will bear such expense, ऐसे expense को कौन bear करेगी, firm bear करेगी, है ना। और after this देखो हमको नीचे क्या बोल रहा है, तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सर असेट्स को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, और लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करोगे। मैं तुमको एंट्री अब फिर से रिकॉल करा देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। ये हमारा मान लो रफ वर्क है, यहाँ पे मैं एंट्री लिखूंगा, असेट को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। असेट डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, उसको रियलाइज ट्रांसफर करना था, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और असेट से रियलाइजेशन स्टार्ट टू शो द डेबिट बैलेंस। सेम इज द केस ऑफ द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस शो कर रही थी, उसको हमने जीरो करने के लिए उसको हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, और उसी बैलेंस से रियलाइजेशन क्या कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो फटाफट चलो करते हैं। सर देखो असेट को रिकॉर्ड करने के असेट टू रियलाइजेशन टू असेट था, है ना, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सारे एसेट्स के नाम, जितने हमारे एसेट्स हैं, टू फर्नीचर कॉस्टिंग फॉर रुपीज 5,000, आफ्टर राइटिंग फर्नीचर नेक्स्ट टू स्टॉक costing for rupees 1,75,000. Next one is two debtors. We are having debtor worth rupees how much, 2,40,000. After writing debtors, next one is what, two BR, मैंने यहाँ लिखा two bills receivable costing for rupees 30,000. After writing BR, कैश, तुमको पता है सर कैश को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कैश का बैलेंस अलग से कैश अकाउंट में चल जाएगा। अगर बैंक दिया तो बैंक अकाउंट बनाते हैं, कैश दिया तो कैश अकाउंट बनाएंगे, है ना। नो फॉर रिकॉर्डिंग द लायबिलिटीज, द एंट्रीज व्हाट, लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, हम कौन से लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। एंट्री है लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट है, अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और हमको देखो सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी दिख रही है, बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर, है ना, एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया बाई क्रेडिटर्स and that liability is costing for rupees how much, 30,000, ठीक है। ये दोनों एंट्री हो गई। We have passed entry for recording the assets as well as for recording the liability, actually for transferring the assets and liabilities in the realization account. Now see, because of these assets realization start to show the debit balance, and because of the liability realization start to show the credit balance, है ना। आगे देखो assets को realize करके पैसे, asset को second step क्या है, सेकेंड स्टेप था हमारा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, असेट को बेचेंगे। तो हमको देखो असेट को बेचने की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट बैड डेट अमाउंट रुपीज 20,000, मतलब डेटा से कितना रियलाइज हुआ सर, 2,20,000। जब असेट को बेच के पैसा आता है तो वहाँ एंट्री क्या होती है, पैसा आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू असेट, बिक गया असेट, बिजनेस से खत्म हुआ, तो असेट को करना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन क्योंकि हमने असेट को पहले से क्या किया है, हमने पहले से असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, दिस इज रीजन इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग असेट वी विल क्रेडिट व्हाट, वी विल क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट। मानोगे, मैंने यहाँ पे देखो कैश लिखा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैंक व्हाट वी हैव रिटन, वी हैव रिटन कैश। द रीजन बीइंग दैट सर बैलेंस शीट देख के आपको ये बात समझ आ रही है कि बिजनेस का बैंक में बैलेंस नहीं है,
बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने कैश रिटेन किया, मतलब ये एक ऐसा बिजनेस जो कैश बेसिस पे डीलिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जब असेट को बेचा तो मैंने बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन लिख के लिखा, कैश ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन लिखा। सारे ट्रांजेक्शन कैसे कर लेंगे हम, कैश के थ्रू कर लेंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, देखो कैश ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट था, हम अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, भाई बैंक, और काहे के लिए, असेट रियलाइज के लिए। अब डेटर को बेचोगे तब भी, डेटर से पैसा रियलाइज होगा तब भी आपकी एंट्री होगी, बीआर से पैसा रियलाइज होगा तब भी आपकी एंट्री होगी, स्टॉक से पैसा रियलाइज हो तब भी एंट्री आपकी होगी। और फर्नीचर, सब फर्नीचर से पैसा रियलाइज नहीं हुआ, फर्नीचर को कौन लेता है, एक पार्टनर लेके जाता है, तो ये एंट्री ये नहीं होगी फिलहाल। तो हम ये एंट्री लिख देते हैं, और अब कलेक्टिव फिगर, तीनों असेट को बेच के जो कलेक्टिव फिगर है वो यहाँ पे लिखेंगे आउटर कॉलम में। इनर कॉलम वर्किंग कर लेते हैं कि भाई डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ, डेटर से रियलाइज हुआ 2,20,000 रुपया। ये तो सबको समझ आ रहा है, होपफुली इट इज क्लियर टू यू और ना। डेटर से कितना रियलाइज हो रहा है जी, अनाज की बात है बेटा, बैंक तो नहीं करेंगे लल्लू राम, बैंक हम लोग इसलिए नहीं करेंगे, द रीजन बीइंग दैट हमको यहाँ पे बैंक का बैलेंस नहीं दिया, हमको कैश का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमको कैश का बैलेंस दिया इसलिए हम कैश करेंगे, बैंक नहीं करने वाले हैं। ओके, तो सर डेटा से रियलाइज हो 2,20,000, बीआर से पूरा पैसा रियलाइज हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया बीआर कितना सर 30,000 रुपीज, वी आर हैविंग बीआर वर्थ रुपीज 30,000, और से पूरा पैसा रियलाइज होगा, क्वेश्चन बोल रहा है बीआर रियलाइज इन फुल। और स्टॉक से कितना रियलाइज हो, ओनली 70,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ देखो लिखा स्टॉक कितना 1,70,000 रुपीज। ठीक है, तो असेट बेच के टोटल कितना पैसा रियलाइज हो, तुम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,20,000, 4,20,000 is the amount which is being realized from the sale of asset, है ना। ये क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज, वेरी गुड, वेरी फाइन। अब सर आप ध्यान से देखो, मैंने असेट को बेच दिया, एक पॉइंट लिखा था दैट फर्नीचर इज बीन टेकन ओवर बाय बी, बी अ पार्टनर। अब मेरी बात ध्यान से देखना, सर ये फर्म है दैट इज बिजनेस, और ये कौन है, ये बी है। ठीक है, ये पार्टनर, बी अ पार्टनर। अगर बी ने क्या किया, बी ने फर्म से एक फर्नीचर नाम का असेट लिया, अगर बी ने क्या किया, बी ने फर्म से फर्नीचर नाम का असेट लिया, कितने पे सर, फर्नीचर था कितने का, 5,000 रुपये पे, फर्नीचर 5,000 का था, तो बी ने कितना लिया, बी ने फर्म से 5,000 रुपये का एक असेट लिया बाय द नेम ऑफ फर्नीचर। तो सर बी को क्या करना चाहिए, बी को फर्म को पेमेंट करना चाहिए, पक्की बात है। तो मान लो मेरे से मार्कर लेते हो 20 रुपये का, तो तुम मुझे 20 रुपये दोगे नहीं दोगे, ईमानदार होगे तो दे दोगे। सेम ऐसे केस हो रही है कि अगर सर बी ने क्या किया, फर्म से फर्नीचर लिया कितने का, 5,000 रुपीज का, तो बी ने फर्म को पेमेंट करना चाहिए था। तुमको मैंने कई बार बताया हुआ है ना, कि बी पेमेंट कैश में करेगा क्या, नहीं सर बी फर्म पेमेंट कैश में नहीं करेगा। हर अमाउंट जो फर्म ने चार्ज करना होता है पार्टनर से, वो सारे के सारे अमाउंट जो फर्म चार्ज करती है किससे, पार्टनर से। कैसे चार्ज करती है, पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा के, क्या करके, पार्टनर के कैपिटल को डिक्रीज करके, वेरी गुड, घटा के, वेरी गुड, वेरी फाइन, वेरी फाइन, गुड, यस। तो हर अमाउंट जो फर्म ने चार्ज करना किससे, पार्टनर से, फर्म कैसे चार्ज करेगी, भैया कहेगी भाई मेरा कैपिटल, तुम्हारा कैपिटल ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो 10,000 मुझे, 5,000 मुझे मत दो, मैं तुम्हारा कैपिटल क्या करती हूँ, घटा देती हूँ। तो फर्म क्या करेगी, फर्म पार्टनर के कैपिटल को यहाँ पे घटा देगी। आपको इस चीज़ को याद रखना है, हर अमाउंट जो फर्म ने चार्ज करना है पार्टनर से, कैसे करेगी, उसके कैपिटल को घटा के करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, इफ द असेट इज बीइंग टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अगर कोई असेट पार्टनर ले लेता तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखो, फर्म से, हमको तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है भाई, फर्म से फर्नीचर नाम का असेट जा रहा है ना, क्योंकि मैंने फर्नीचर को ऑलरेडी क्या किया, रियलाइजेशन में, ये देखो यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है। असेट जाएगा तो असेट को क्रेडिट करना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग असेट हम किसको क्रेडिट करेंगे, वी विल क्रेडिट द रियलाइजेशन अकाउंट। You know the reason why we are crediting the realization account, because our furniture has already been transferred to the realization, क्योंकि हमने फर्नीचर को ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, फर्नीचर का बैलेंस जीरो हो चुका है। यहाँ पे देखो फर्नीचर डेबिट बैलेंस शो कर रहा था,
मैंने जब ट्रांसफर किया तो मैंने फर्नीचर को यहाँ पे क्रेडिट किया होगा, एंट्री है ना, रियलाइजेशन टू असेट्स मतलब रियलाइजेशन टू फर्नीचर। यहाँ पे फर्नीचर डेबिट था, मैंने यहाँ पे फर्नीचर को क्या किया, क्रेडिट किया, इफेक्ट क्या होगा, जीरो। और उस फर्नीचर की वजह से रियलाइजेशन क्या कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसीलिए रियलाइजेशन को हमने डेबिट में लिखा कितना, 5000 बाई ऑफ फर्नीचर, है ना। तो बिकॉज ऑफ फर्नीचर रियलाइजेशन इज शोइंग डेबिट बैलेंस, तो जब बिजनेस से फर्नीचर जाएगा तो हम फर्नीचर को क्रेडिट ना करके किसको क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को। अगर आप यहाँ पे फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे तो फर्नीचर विल स्टार्ट टू शो द क्रेडिट बैलेंस दैट विल बिकम अ लायबिलिटी फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ठीक है, आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, नो इश्यूज। दूसरा क्या करें सर, फर्म ने 5000 रुपये चार्ज करने थे पार्टनर से, कैसे चार्ज करें, उसके कैपिटल को घटा के, कैपिटल नाम की लायबिलिटी घटेगी, क्या कर दोगे, कैपिटल नाम की लायबिलिटी घटती है क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो आप ना कर दोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ 5000। तो दिस इज योर एंट्री, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। होपफुली द एंट्री इज क्लियर टू यू ऑल फॉर टेकिंग ओवर द फर्नीचर। द एंट्री इज व्हाट, वेरी गुड, किसने लिख दिया एंट्री, अनुराग सिंह ने लिख दिया रियलाइजेशन टू 20 कैपिटल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, चलो से, है ना। तो आपको एंट्री क्लियर हो गई बेटा। इस एंट्री में अगर ध्यान से देखो तो इस एंट्री में क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट था तो उसकी पोस्टिंग रियलाइजेशन होनी चाहिए ना, लेजर पोस्टिंग, रियलाइजेशन क्रेडिट था, हम अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का नाम, दैट इज 20 कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में जहाँ है तो लिख दो फर्नीचर टेकन, शुभ माना जाता है, ये बहुत शुभ होता है, ठीक है। तो आपने लिख दिया शुभ करने के लिए क्या, फर्नीचर टेकन। कितने का फर्नीचर लिया सर, 5000 रुपीज का। फर्नीचर की वैल्यू नहीं बताया ना, फर्नीचर कितने ले रहा है, तो हम मानेंगे फर्नीचर उसने पूरी वैल्यू ले ली, कितने ले लिया मतलब 5000 रुपीज उसने फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया। एक पॉइंट और दिया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 20,000 रुपये है। सर इफ नथिंग है मेंशन, हु विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, अभी मैंने तुझसे डिस्कस भी किया था, मैं 2-3 दिन से लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कौन बियर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस को, यस वेरी गुड, फर्म बियर करेगी। इफ फर्म विल बियर सच एक्सपेंस व्हाट विल बी एंट्री, आपकी एंट्री क्या बनेगी, बल्ले बल्ले। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा 20,000 रुपये है ना, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कनिष्का ग्रहणी, आप बताइए जल्दी से, वेरी गुड कनिष्का, प्लीज आराम से एंट्री बताओ बेटा, गलत है कोई बात नहीं, सही है तो वेरी गुड। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 रुपये है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कनिष्का विल टेल द एंट्री। वेरी गुड कशिशिक्री, कनिष्का आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, हाँ तुम सबके आंसर देखने के बाद आंसर लिखोगी। रिलेशन एक्सपेंस 20,000 रुपये था, तो आप बड़े इत्मीनान से एंट्री पास कर लोगे, और आपने एंट्री क्या पास कर ली, दैट इज कनिष्का ने एंट्री बताइए, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। अब देखो सर इस एंट्री में रियलाइजेशन अफेक्टेड था, रियलाइजेशन क्या था, डेबिट था, हम अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंस, और कितना एक्सपेंस हमारा, दैट इज गिवन 20,000, तो मैंने लिख दिया 20,000, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब पूरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो हमेशा भूल जाते हैं, हम मतलब आप भूल जाएंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी गलती की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रियलाइजेशन टैली नहीं करेगा, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी थी क्या, बिल्कुल सर वी आर हैविंग, सर पूरा क्वेश्चन होगा ना, मैंने यहाँ से यहाँ तक का सारा ट्रीटमेंट कर लिया। अब आप देखिए कि आपके पास कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, बिल्कुल सर वी आर हैविंग एक्सटर्नल लायबिलिटी बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर, कितने की थी, 30,000 की थी। हमारे पास एक एक्सटर्नल लायबिलिटी थी किस नाम की, क्रेडिटर के नाम की, कितने की, 30,000 रुपीज से। अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में कुछ ना बोला हो, ध्यान से समझिएगा सुनिएगा, अगर सर पूरे क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीपेमेंट के बारे में कुछ ना बोला हो, तो वी हैव टू अज्यूम दैट एक्सटर्नल लायबिलिटी इज बीइंग पेड एट देयर बुक वैल्यू। हमको तुरंत ये अज्यूम करना पड़ेगा, क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल लायबिलिटी का फर्म ने पेमेंट कैसे कर दिया, बुक वैल्यू कर दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट अजम्पशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, दैट इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज इन द एंटायर क्वेश्चन, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीपेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब
कि फर्म ने उस लाइबिलिटी का पेमेंट उसकी बुक वैल्यू पर कर दिया। तो वी आर हैविंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर वर्थ रुपीज हाउ मच, सी और इन योर ओल्ड बैलेंस शीट, आपकी पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है क्रेडिटर नाम की, कितने की, 2,75,000 की। इस लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो भरने से क्या मानोगे कि मैंने इसका पेमेंट कैसे किया, बुक वैल्यू पे। तो जब लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, मैं एंट्री जगह कम है तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, और एंट्री में यहाँ पे लिखता हूँ। जब आप लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा, आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ एंट्री, आपकी एंट्री क्या बनेगी, सर पेमेंट हुआ तो कैश का बैलेंस, कैश जाएगा, कैश जाता तो क्या करते हैं, कैश को करते हैं क्रेडिट, है ना। कितने का पेमेंट किया लाइबिलिटी का, 2,75,000, है ना। सर अब लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी खत्म होती है तो क्या करते हो, डेबिट करते हो, लेकिन हम लाइबिलिटीज को डेबिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइबिलिटीज हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे लाइबिलिटीज क्रेडिट, यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या होगी, डेबिट होगी, इफेक्ट क्या होगा, नील हो गया। अगर अब हम लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे तो लाइबिलिटीज क्या होगी, हमारी डेबिट बैलेंस शो करेगी, असेट बन जाएगी। हमने कहाँ ट्रांसफर किया लाइबिलिटीज को, रियलाइजेशन में, इसलिए इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग लाइबिलिटीज वी विल डेबिट व्हाट, वी विल डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। बेसिक क्लियर। तो इफ यू पास द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप ये एंट्री पास करते हो तो देखो एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट था, आप अकाउंट के डेबिट साइड आओगे, मैंने यहाँ पे गलती से बैंक लिख दिया, यहाँ पे कैश होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, कैश होगा, क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, है ना, वेरी सॉरी, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे होगी कि भाई, है ना, कि आपने क्या किया, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया तो आपके रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन डेबिट है, डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स पेड, कितना पेमेंट किया उनकी बुक वैल्यू पे। सर क्रेडिटर मैंने यहाँ पे गलती से 30,000 लिखा है, सर ये जो क्रेडिटर है ना 2,75,000 था, एक लोन है 30,000, तो मैंने यहाँ पे गलती से 30,000 लिखा है, विल राइट हाउ मच, 2,75,000, वेरी सॉरी यार, 2,75,000, है ना, किसी ने बताया भी नहीं, मैंने गलती से यहाँ पे एक लोन का फिगर रख दिया 30,000, हमारा क्रेडिटर कितना 2,75,000 का है। तो चलो पेमेंट कर देंगे, हमने यहाँ पे लिखा टू कैश, और कितना पेमेंट करेंगे, 2,75,000 रुपीज का पेमेंट कर देंगे। होपफुली क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज होते हैं। 22 है 501 का शेयर, इनका शेयर कितना आ जाएगा, 13,500, और इनका शेयर कितना आ जाएगा, 9,000 हो जाएगा। These are the respective share of A, B and C in the loss, तो हमने दे दिया A, B और C को शेयर, that is how much, that is 22,500, 22,500, 13,500, एंड C का शेयर कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली क्लियर, नो इश्यूज आते हैं यहाँ तक। तो रियलाइजेशन बन गया बेटा, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने रियलाइजेशन बना ली तो आपका क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो गया, कुछ क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ओके, वेरी गुड, नो इश्यूज आते हैं टू एनी इंडिविजुअल ना, राइट एट द मोमेंट। जानवी, अभी तक वहां को रिप्लाई नहीं आया बेटा। इंटरनल लायबिलिटी एक्चुअली सेकंड पार्टी लायबिलिटी, दैट इज पार्टनर लोन का रीपेमेंट कब होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के पेमेंट के बाद होगा। तो अभी पार्टनर लोन का हमने रीपेमेंट नहीं किया है, तो पार्टनर के लोन के रीपेमेंट के लिए हमको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे, पार्टनर का लोन अकाउंट। बिल्कुल 2 लाइन का बना लो, छोटा सा, ये खाली महज फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी। इसको बोलोगे क्या, एज लोन अकाउंट, ठीक है। 2 लाइन है, 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन कर लो, बहुत ज़्यादा माने तो। बना लिया आपने एक लोन अकाउंट। अब नो इश्यूज होते हैं सर। सर अब देखो एक लोन, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, एक लोन क्या है, लायबिलिटी है, एंड यू नो दैट लायबिलिटीज ऑलवेज शोज which balance, debit or credit? Yes, you have to remember that liabilities always shows, yes, कैसे सीख रही, credit balance, शाबाश, very good, yes, credit balance, है ना, liabilities shows the credit balance,
तो ठीक है, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं सर। तो लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस थी, तो मैंने ए लोन की लायबिलिटीज को ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, बाई बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के बीडी लिखते हैं। कितने की लायबिलिटी हमारी, 30,000 रुपीज की लायबिलिटी है। सर ए लोन नाम की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी का रीपेमेंट करोगे कोई एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी सर, लायबिलिटी का रीपेमेंट करोगे तो ए लोन नाम की लायबिलिटी घट जाएगी और कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही तो होगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे ए लोन नाम की लायबिलिटी है और असेट साइड पे कैश का बैलेंस है। ए लोन नाम की लायबिलिटी घट गई और कैश का बैलेंस घट गया, बैलेंस शीट टैली कर गई। अब ए लोन नाम की लायबिलिटी घटती है, क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो मैंने कर दिया ए लोन डेबिट, और कैश का बैलेंस घटता है तो क्या करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे। तूने कर दिया टू कैश अकाउंट, तो आपकी एंट्री क्या होगी, ए लोन फॉर रीपेमेंट ऑफ द इंटरनल पार्टनर लोन। ठीक है, पार्टनर का लोन का रीपेमेंट करना, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर अब देखो हम ए का लोन बना रहे हैं यहाँ पे, तो ए के लोन देखो, ए का लोन डेबिट है, हम एंट्री में डेबिट साइड आएंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश, और कितना ले दोगे सर, 30,000 रुपीज। भाई साहब हमने कैश की पोस्टिंग नहीं करनी, हम तो ए लोन बना रहे हैं अभी फिलहाल, तो ए लोन की पोस्टिंग करेंगे। जब हम कैश अकाउंट बना रहे होंगे आगे, तो हम कैश की पोस्टिंग अकॉर्डिंग कर लेंगे, कैश के लेजर में। ठीक है, अब अपन इसको कर लिया, अब यहीं पे कर लो बैलेंस। सर डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्या रहा है, वो क्रेडिट साइड के बराबर आ रहा है। सर ए लोन बनकर तैयार हो गया, दिस इज अ ए लोन। Hopefully no issues are there to any of the individual in preparing A loan. ए के लोन में किसी को कोई इश्यू नहीं है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। साक्षी जायसवाल, डेबिट क्रेडिट, यस डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो मतलब ए लोन की लायबिलिटी खत्म हो गई, समाप्त हो चुकी है। As usual, after preparing A loan, we can proceed further ना, तो we can now prepare what? We can now prepare the partners का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितने पार्टनर है भाई साहब, 3 पार्टनर है, तो यहाँ पे कैपिटल में कितने कॉलम देंगे पार्टनर के, 3, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, है ना, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कैपिटल की शुरुआत श्री गणेशाय नमः, कहाँ से करोगे कैपिटल की शुरुआत, सर कैपिटल की शुरुआत हमेशा ओपनिंग बैलेंस से होती है सर। और कैपिटल देखो क्या भैया, ये भी सर लायबिलिटी है, एंड एज यूजुअल जैसे मैंने आपको पार्टनर ए के लोन के केस में बताया था, वैसे कैपिटल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो मैंने देखो क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाई बैलेंस बीडी, कितने की लायबिलिटी है, ए की 1 लाख रुपए की, बी की लायबिलिटी कितने की है, 50,000 रुपीज की, और सी की लायबिलिटी कितने की, 5,000 रुपीज की। अब आप चेक कीजिए कि ऐसी कोई एंट्री जहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अफेक्टेड हुआ, ऐसी बहुत सी एंट्री दिखेगी आपको। सर पहली एंट्री, जब एक पार्टनर ने असेट लिया था फर्नीचर नाम का, ठीक है, ये देखिएगा, जब बी ने क्या किया, फर्नीचर नाम का असेट लिया, तो इस एंट्री में पार्टनर का कैपिटल अफेक्टेड हुआ। दूसरी एंट्री, जब आपने रियलाइजेशन लॉस को पार्टनर के कैपिटल ट्रांसफर किया, तो उस एंट्री में पार्टनर का कैपिटल अफेक्टेड हुआ। ठीक है, ये 2 ऐसी एंट्रीज थी जिसमें पार्टनर का कैपिटल अफेक्टेड हुआ था, तो इन दोनों एंट्री की पोस्टिंग हमारे पार्टनर के कैपिटल में होगी। पार्टनर कैपिटल बना तो पोस्टिंग होगी, बड़ा आराम से। मैं तुमको पहले कहा था भैया, अगर आप एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हो तो आगे अपने सारे अकाउंट उसी के बेसिस पे बन जाएंगे, फिर कहीं टेंशन आने वाली नहीं है। तो देखो, जब सर बी ने फर्नीचर लिया तो हमारी एंट्री क्या बनी थी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मैंने एंट्री यहाँ पास की हुई है, आपको एंट्री समझाया भी था, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब देखो एंट्री में अब बी के कैपिटल की पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो बी का कैपिटल डेबिट है, हम अकाउंट का डेबिट साइड यहाँ के लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट रखेंगे बी के कैपिटल कितना, 5,000, तो फर्नीचर कितना ले रहा है, 5,000 ले रहा है। ठीक है, नो इश्यू था देयर, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ सर दूसरी एंट्री जहाँ पे पार्टनर का कैपिटल फैक्टर हो रहा है, तो सर एक एंट्री और है, किस चीज़ की एंट्री है हमारे पास, सर वो रियलाइजेशन लॉस की एंट्री है। अगर रियलाइजेशन लॉस की एंट्री देखें तो उसमें क्या हो रहा है, सर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है ना, एंट्री में बी का कैपिटल, सॉरी वेरी सॉरी यार, है ना, एंट्री में बी का कैपिटल क्या है, डेबिट है, तो हम अकाउंट के डेबिट साइड पाएंगे, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हम अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे, क्योंकि एंट्री में बी का कैपिटल क्या है, डेबिट है, तो अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन
अकाउंट अमाउंट कितना लिखेंगे 5000। वेरी सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था तो इसलिए गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज देखो, जब आप लॉस को ट्रांसफर करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, ए बी सी कैपिटल को डेबिट टू रियलाइजेशन फॉर ट्रांसफरिंग द लॉस। ए बी सी के कैपिटल को डेबिट करोगे, रियलाइजेशन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब देखो इस एंट्री में पार्टनर का कैपिटल फिर डेबिट है, तो आप डेबिट साइड आओगे, यहाँ क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट लिखोगे क्या, लॉस। इस लॉस में ए का शेयर कितना, दैट इज 22,500। बी का शेयर कितना है सर, बी का शेयर इज 13,500 एंड सी का शेयर कितना है, सी का शेयर इज 9,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रियलाइजेशन लॉस को भी पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन लॉस, अब कोई और भी एंट्री ऐसी बची हो जहां पे पार्टनर का कैपिटल अफेक्टेड हो रहा हो तो मुझे बताओ। जी बिल्कुल, तो डेबिट साइड पे आ गया फर्नीचर का और रिलेशन लॉस को मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब और कोई एंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अफेक्टेड हो रहा हो, तो उसको बैलेंस करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको टू बैंक या बाई बैंक लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे उसको बैलेंस कर लेना। अब ए के कैपिटल अगर हम देखें तो ए के कैपिटल में सर क्रेडिट साइड इज हाईवे कितना है 1 लाख, तो मैंने 1 लाख यहाँ पे लिख दिया, 1 लाख यहाँ पे लिख दिया। नो 1 लाख माइनस 22,500, जब इसको घटाओगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा 005, 9 में से 2 के 9 के 8 के 7, 9 में से 2 के 7, 77,500। दिस इज डिफरेंस फिगर। ए का कैपिटल 1 लाख रुपए था, इसको लॉस में 22,000 का शेयर, 22,500 का शेयर बियर करना पड़ा, बचा कैपिटल कितना 77,500, जिसका रीपेमेंट फॉर्म ए को कर देगी। ध्यान देखो, ए का कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपए का था, ए को कितना लॉस बियर करना पड़ा 22,500 का, तो 1 लाख में से हमने 22,500 घटाया, अभी ए का कितना कैपिटल बचा हो 77,500, जिसका रीपेमेंट फॉर्म ए को कर देगी। बी की बात करें तो बी का कैपिटल कितना था 50,000, मैंने यहाँ पे लिखा 50,000। अब आप देखो बी का कैपिटल एक बार घटा लॉस की वजह से कितने से 13,500 से, और एक वो घटा 5,000 से क्योंकि बी ने फर्नीचर लिया था। ठीक है, टोटल कितना से घट गया 18,500 से। अभी बी का कैपिटल बचा कितना सर, जीरो। बी का कैपिटल कितना बैलेंस बचा 005 और 1 एंड 31,500। ये अब बी का बचा हुआ कैपिटल है जिसका कि रीपेमेंट फॉर्म क्या करेगी, बी को कर देगी 31,500 का। अगर मैं तुमसे सी की बात करूं तो देखो सी का लॉस में शेयर कितना है 9,000 का, उसका कैपिटल कितना था 5,000, उसका लॉस में शेयर है 9,000 का, उसका कैपिटल कितना है 5,000, मतलब सी को फॉर्म से 4,000 का और लेके आना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट पार्टनर्स के कैपिटल की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर लॉस ज़्यादा है उनका कैपिटल कम है तो जो डिफरेंस होगा सी को अपने घर से लाना पड़ेगा। तो बैलेंस करके देख लो, यहाँ पे 9,000 डेबिट साइड हैवियर था, मैंने 9,000 यहाँ लिखा, 9,000 यहाँ लिखा, और डिफरेंस कितने का गया 4,000 का। ठीक है, अब जब सी 4,000 पे लेके आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, जब सी 4,000 पे लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हमारी होगी, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, है ना। जब फर्म में सी 4,000 पे लेके आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, ये तो एंट्री आती है फर्म में 4,000 पे आ रहा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है, कितना लेके आ रहा है 4,000 रुपये। होपफुली आपको समझ आ रहा है मेरी बात यहाँ तक, ये क्लियर है ना सबको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना, ओके वेरी गुड। हाँ एंट्री क्लियर है, एंट्री में जो पास कर रहा हूँ यहाँ पे कि सर देखो सी का कैपिटल कितना था, सी का कैपिटल 5,000 था, जबकि उसका लॉस में शेयर कितना होगा 9,000। सर लॉस में शेयर 9,000 है, उसका कैपिटल 5,000 रुपये, मतलब सर सी 4,000 रुपये घर से लेके आएगा फर्म के लॉस एक्सेस लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तुम जानते हो, तुमने क्लास 11 पढ़ा हो कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वही अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक्सेस लॉस को मीट करने के पार्टनर क्या करते हैं, अपने घर से पैसा भी लेके आते हैं। ठीक है, और वो जब 4,000 पर लेके आएगा तो आपकी एंट्री क्या होगी, फॉर्म में पैसा आ रहा है इसलिए हमने कैश बैंक ना लिख के यहाँ पे कैश लिखेंगे। ठीक है, हम लोग की आदत पड़ी है बैंक करने की, सिर्फ बार बार बैंक निकल जा रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश, क्योंकि यहाँ पे कैश का बैलेंस दिया हुआ है। तो 4,000 पे वो लेके आएगा तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, इसने कैश का डेबिट किया, और सी कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी, इसने सी के कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। इस सी का कैपिटल क्रेडिट था, अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या करो, अपोजिट अकाउंट दैट इज बाई कैश अकाउंट। कितना लेके आया 4,000 का, और ए और बी इतना इतना पैसा लेके जाएंगे,
पैसा लेके जाएंगे तो फर्म से कैश जाएगा और ए और बी की कैपिटल ऑन लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। कैश जाएगा तो क्या करेंगे, कैश जाएगा तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, और ए और बी के कैपिटल ऑन लायबिलिटी घटेगी, खत्म होगी तो क्या करेंगे, ए और बी को कैपिटल को कर देंगे डेबिट। हमारी एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ए और बी, अब पोस्टिंग देखो ए और बी की कैपिटल की करेंगे, ए और बी का कैपिटल क्या था यहाँ पे क्रेडिट डेबिट था, तो अकाउंट डेबिट साइड यहाँ क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो शॉर्टफॉल थी वो सी कंपनसेट कर दे रहा 4000 का, और जो सरप्लस था एओबी का वो एओबी का कर हमने घर लेके चले जा रहे हैं, फर्म ने उसका पेमेंट कर दिया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? यहाँ तक सारी एंट्रीज क्लियर है। अगर किसी एंट्री में कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम, तो यू कैन आस्क इट मी इमीडिएटली इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम एनी ऑफ द एंट्री, एनी ऑफ द सिंगल एंट्री, ठीक है ना? अगर किसी भी एंट्री में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो आराम से, नो इश्यूज आते हैं। वेरी गुड, वेरी फाइन। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो देखो, अब हमको लास्ट अकाउंट एक और बनाना पड़ेगा, दैट इज बैंक अकाउंट। अब हम लोग सारी एंट्रीज है, जितनी एंट्री पास होनी, तो मैंने सारी एंट्री यहाँ पे पास की है। इवन सर पैसा लेके आने के बी सी की और ए ओ बी के कैश लेके जाने की भी एंट्री मैंने यहाँ पास कर दी है। अब आप इन सारी एंट्रीज की बेसिस पे चाहो तो क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट बना सकते हो, और अदरवाइज आप चाहो तो अपने रियलाइजेशन ए का लोन अकाउंट और ए के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे भी आप बैंक अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, जहाँ बैंक मतलब कैश अकाउंट बना सकते हो, सॉरी बार बार बैंक निकाला, वेरी सॉरी यार। ठीक है, कैश अकाउंट बना सकते हो, बट जिस एंट्री में कैश अफेक्टेड हुआ है उसकी, जहाँ कैश अफेक्टेड हुआ है उसकी एंट्री बना के उसकी पोस्टिंग अकॉर्डिंग आप कैश अकाउंट में कर दो। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, बस याद रखना कैश का बैलेंस कितना 10,000, ओपनिंग बैलेंस कितना कैश का 10,000 रुपये है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, यही याद रखना है, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000 रुपीज है। ठीक, चलो now we are going to prepare what, we are going to prepare the last account, that is the cash account। तो मैंने यहाँ पे फटाक से फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लिया कैश अकाउंट का, एंड आफ्टर ड्राफ्टिंग द फॉर्मेट ऑफ द कैश अकाउंट, ठीक है, मैंने लिख दिया कैश अकाउंट। सर कैश अकाउंट की शुरुआत कैसे करोगे? ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से, कैश क्योंकि असेट है इसलिए इसको ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। मैंने डेबिट साइड पे देखो लिख दिया यहाँ पे व्हाट विल राइट, विल राइट टू बैलेंस बीडी। कितना कैश का ओपनिंग बैलेंस था मैंने तुमको बताया था, आप पुरानी बैलेंस शीट चेक कर लो, 10,000 रुपीज़ था, मैंने तुमको क्वेश्चन में बताया भी था, याद है ना, 10,000 का था। अब सर आप एंट्रीज के हिसाब से करना चाहोगे कि लेजर के हिसाब से? मैं लेजर के हिसाब से करता हूँ, साथ साथ एंट्री के हिसाब से तुमको समझाता चला जाऊँगा। अब देखो, पहली एंट्री कब कैश अफेक्टेड हुआ, जब हमने असेट को सोल्ड किया। ये देखो, जब हमने असेट को बेचा कितने में, 4,20,000 में, तब कैश अफेक्टेड हुआ। हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री में कैश डेबिट था, हम अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ के लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में असेट रियलाइज, कितने असेट बेच दिया, 4,20,000 असेट आपने बेच दिया 4,20,000 में। पहला, नो इश्यूज। जब आपने असेट को बेचा तो आपकी एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश डेबिट था, आप अकाउंट के डेबिट साइड में गए टू रियलाइजेशन 4,20,000। ठीक है, जो हमने ये एंट्री की हुई है असेट को सोल्ड करने, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश डेबिट है, अकाउंट डेबिट साइड का हमने टू रियलाइजेशन 4,20,000 रुपये लिख दिया कि 4,20,000 से असेट रियलाइज हुआ, इतना पैसा कैश में आया, फर्म में आया। ठीक है, दूसरा काम, फिर आपने जब लाइबिलिटीज का रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया, दूसरा यहाँ पे देखो कैश अफेक्टेड हो रहा है, जब आपने कैश रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया आपकी एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये एंट्री देखो हमने पास की हुई है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो ध्यान से सर, क्योंकि एंट्री में यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है, हम अकाउंट के क्रेडिट साइड पाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट कर लो तो रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना था एक्सपेंस हमारा 20,000, मैंने लिख दिया 20,000। ठीक है, यहाँ तो मैंने एंट्री देखी है, देखो लिखे रिलेशन एक्सपेंस की एंट्री को, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, हम कैश अकाउंट की पोस्टिंग कर रहे हैं इसलिए कैश क्रेडिट है, तो हम अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखा, अपोजिट नाम दैट इज टू, सॉरी बाई रियलाइजेशन 20,000। इसके नेक्स्ट हमारी एंट्री कहाँ की हो जाएगी सर, क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए हमने कितना पेमेंट किया क्रेडिटर को, 2,75,000 का, हमारी एंट्री क्या होगी, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। दिस इज द एंट्री, मैंने एंट्री पास की हुई है। यहाँ तो यहाँ से एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर से कैश क्रेडिट है क्योंकि आपको कैश अकाउंट बनाना है, कैश की पोस्टिंग करनी है,
कैश क्रेडिट है, आप अकाउंट का क्रेडिट साइड पे होगा क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, आप यहाँ लिखोगे क्या, क्रेडिटर्स पेड, कितना, 2,75,000। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बना लो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने के लिए कि सर जब भी कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कैश आएगा तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और कैश जाएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, उसको हम क्रेडिट साइड पे। बिल्कुल दिमाग पर रख लेना, कैश आएगा तो डेबिट साइड पे लिख देना है, ठीक है, और कैश जाएगा तो कहाँ लिखना हमने, उसको क्रेडिट साइड पे लिख देना है। ये हो गया। सर देखो रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ कैश आया था तुमने उसके सबकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब पार्टनर के लोन देखो कहीं कैश आया क्या, बिल्कुल सर ये देखिए कैश आया, जब मैंने लोन नाम की लायबिलिटी का पेमेंट किया, एंट्री क्या बनी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने एंट्री ये देखो पास की हुई, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्रेडिट था, हम क्या करेंगे, हम अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई अपोजिट नाम क्या, ए लोन अकाउंट, ये देखो एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लोन नाम की लायबिलिटी का पेमेंट करने की हमारी एंट्री बनी, कैश क्रेडिट था, अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाई एज लोन, कितना पेमेंट किया आपने लोन नाम की लायबिलिटी का, 30,000 रुपीज। नो इश्यूज, क्लियर है यहाँ तक, इज इट फाइन ना, क्लियर है आप सबको यहाँ तक, ओके वेरी फाइन अनुराग, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। सर लोन नाम की लायबिलिटी पेमेंट कर कहीं और भी कैश आया क्या, बिल्कुल सर कैश आया। कब कैश आया, जब ए और बी कैश लेके गए और जब सी कैश लेके आया, हमने उसकी एंट्री की हुई है, कैश जब सी लेके आया एंट्री किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एंट्री देखो कैश अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे सीज कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एंट्री मैंने यहाँ बनाई हुई देखो। इस एंट्री में कैश क्योंकि डेबिट था, हम अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे और अपोजिट का नाम क्या लिखेंगे, टू सीज कैपिटल, मैंने यहाँ लिख दिया टू सीज कैपिटल, और कितना कैश लेके आ रहा है सी, 4,000 रुपीज लेके आ रहा है। अकॉर्डिंगली ए और बी कैश लेके जा रहे हैं, हमारी एंट्री क्या थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार कैश का है, क्रेडिट है, क्योंकि कैश क्रेडिट है इसलिए हम क्या करेंगे, हम अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएंगे, है ना, कैश क्रेडिट, हम अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई बीज कैपिटल अकाउंट। जितना जितना कैश लेके जा रहे हैं ए और बी वो अमाउंट लिख दो। ए लेके कितना जा रहा है, 77,500, मैंने लिख दिया 77,500, और बी लेके कितना जा रहा है, 31,500, मैंने वो भी लिख दिया 31,500। जितना जितना कैश ए और बी लेके जा रहे थे, जब आपने सारी पोस्टिंग कर ली कैश के थ्रू, ठीक है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, आप बड़े आराम से उसको बैलेंस कर सकते हो, और यहाँ पे कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए कैश का। मैं यहाँ पे टोटल कर लिया, तो 0,0,0,4,2 5,24,000 इधर आ गया, और इधर भी आप टोटल करके देख लो तो कितना आ रहा है सर, 5,24,000 आ रहा है सर। अब देखो हमारे पास दोनों साइड 5,24,000 आ रहा है, सॉरी 4,24,000, 4,34,000, ये पेन इधर है, 4,34,000 आ रहा है दोनों साइड, आ रहा है ना, तो दोनों साइड हमारा कितना आ रहा है, 4,34,000 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा कैश क्या हो गया, कैश टैली कर गया, एक्चुअली बैलेंस शीट नहीं है आप, मतलब कैश का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा है, मतलब कैश का अकाउंट में क्या हो गया, जीरो हो गया। हमने सारे अकाउंट के इफेक्ट को जीरो कर लिया, आप ध्यान से उसको अंडरस्टैंड करना, हमने सारे अकाउंट के इफेक्ट को जीरो कर लिया, असेट को जीरो कर लिया, जब हमने असेट को यहाँ पे ट्रांसफर किया, यहाँ से यहाँ तक असेट के बैलेंस को जीरो कर दिया, लायबिलिटीज को जीरो किया जब आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया, ए लोन आके लायबिलिटी को आपने पे कर दिया, वो भी क्या हो गया, जीरो हो गई। ठीक है, मेरे समझ आ रही है। और बाकी रिलेशन जिससे डेबिट जिससे क्रेडिट हुआ, लॉस हुआ, हमने लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट ट्रांसफर किया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पार्टनर्स का अकाउंट ट्रांसफर किया, फर्नीचर लेके उसको हमने पार्टनर्स का अकाउंट ट्रांसफर किया। उसके बाद जो सरप्लस बैलेंस था पार्टनर का, उसको हमने क्या किया, पे ऑफ कर दिया, जो डेफिसिट थी वो लेके आया पार्टनर के अकाउंट में, लायबिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो सारे बैलेंस जीरो हो गए, और अंत में तुमने देखा कि बैंक में क्या होगा, हमारे पास जीरो हो गया। अब कैश बैंक यहाँ कैश का हमारे पास कोई सरप्लस बैलेंस नहीं है, तो क्योंकि सारे अकाउंट जीरो हो गए, मतलब फर्म क्या हो गई, कंप्लीट वाइंड अप हो चुकी है। बस आप क्वेश्चन को इसी तरह चेक भी कर सकते हो, अगर दोनों साइड टैली कर जाता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अगर कैश के दोनों बैलेंस कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है तो उसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, आपने कोई गलती नहीं की हुई है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग टू मी। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी।